हेलो ज़िद्दी विद्यार्थीज़, कैसे हैं आप सभी लोग। और अभी हाल ही में 22 तारीख को यूपी पीसीएस का पेपर जो हुआ था उसमें बहुत सारे क्वेश्चंस ऐसे हैं जिस पर स्टूडेंट्स या एस्पायरेंट्स को आपत्ति है कि जो आयोग ने ऑफिशियल की दी है उसमें बहुत सारे आंसर्स गलत दिए गए हैं। तो उसमें से कुछ तो फैक्चुअली इनकरेक्ट हैं, ठीक है, जो मैंने यहाँ पर अभी डिस्कस किया हुआ है विद प्रूफ। तो हम लोग आज इस वीडियो में उन क्वेश्चंस को देखने वाले हैं जिस पर चांसेस है पूरा का पूरा कि उनके आंसर्स चेंज हो सकते हैं। प्लस इट विल आल्सो हेल्प यू कि अगर आपको वो क्लेम करने हैं तो ये सोर्सेज भी आप यूज़ कर सकते हैं। इसके सिवा वो क्वेश्चंस भी मैं डिस्कस करूँगा जिस पर इस एस्पायरेंट्स को लग रहा है कि आयोग ने गलत आंसर दिया है और आंसर कुछ और भी हो सकता है। बट एट द सेम टाइम मुझे लगता है जब मैंने रिसर्च किया तो शायद उन क्वेश्चंस में आयोग आंसर चेंज नहीं करेगा। रीज़न बीइंग कि उसका जो सोर्स है, मतलब जो आंसर्स लग रहे हैं लोगों को, तो किसी ना किसी वजह से वो सही फिट नहीं बैठ रहा है। वो एविडेंस जो है वो उतना साक्ष्य इम्पॉर्टेंट नहीं है, या ये कह लिए कि फैक्चुअली स्ट्रॉन्ग नहीं है कि जिसको आयोग को काउंटर करने में मदद मिलेगी। तो हम पहले वो वाले क्वेश्चंस देख लेते हैं। टोटल 11 क्वेश्चंस हैं। 11 क्वेश्चंस में से 6 क्वेश्चंस वो हैं जो चेंज होने की संभावना है और 5 क्वेश्चंस वो हैं, 5 to 6 क्वेश्चंस अगेन जो इसमें लगता है कि चेंज होना चाहिए, बट मुझे नहीं लगता कि आयोग वो करेगा। ठीक है, तो लेट्स स्टार्ट विद दिस सेशन। पहला क्वेश्चन यहाँ पर हम लोग देखेंगे कॉन्करेंट लिस्ट वाला। ये आपको पता है, ये क्वेश्चन नंबर आपका जो है 43 है यहाँ पर। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 43 है जो आयोग की बुकलेट है वहाँ के ये क्वेश्चन नंबर है। ठीक है, कॉन्करेंट लिस्ट में 3 ऑप्शंस हैं, ट्रेड एंड कॉमर्स, अडल्ट्रेशन ऑफ गुड्स एंड सक्सेशन। आयोग का आंसर था सेकेंड एंड थर्ड यानी कि डी, जो कि करेक्ट आंसर होना चाहिए 1, 2 एंड 3, ऑल 3। ठीक है, रीज़न क्या है, जब आप बेयर एक्ट पढ़ते हैं, कॉन्स्टिट्यूशन पढ़ते हैं या इंडियन पॉलिटी की बुक पढ़ते हैं लक्ष्मीकांत की, तो दोनों में ही आपको ये लिस्ट मिल जाएगी। ठीक है, जो कि कॉन्करेंट लिस्ट है, स्टेट लिस्ट भी ऐसे ही, और ये यूनियन लिस्ट। तो यूनियन लिस्ट का जो एंट्री 41 और 42 है, ठीक है, ये तो यहां पर दिया गया है, ट्रेड एंड कॉमर्स विद फॉरेन कंट्रीज एंड इंटर स्टेट ट्रेड एंड कॉमर्स। बट आयोग से जो मिस हुआ यहां पर पेपर बनाते टाइम पर, या कह लीजिए आंसर प्रिपेयर करते टाइम पर, ये कॉन्करेंट लिस्ट है। हो सकता है कि उन्होंने सिर्फ यूनियन लिस्ट में इसको देखा हो और उनको लगा हो कि ठीक है यहां पर है तो ये कॉन्करेंट लिस्ट का पार्ट नहीं है। बट एट द सेम टाइम ट्रेड एंड कॉमर्स जो है वो यहां पर भी देखिए बहुत क्लियरली मेंशन्ड है आपका। ठीक है, ट्रेड एंड एंट्री नंबर 33 है कॉन्करेंट लिस्ट की। उसमें क्या लिखा हुआ है, ट्रेड एंड कॉमर्स इन and the production, supply and distribution of the products of any industry where the control of such industry by the unions is declared by the parliament by law to be expedient। ठीक है, ये थोड़ा डिटेल में है, आप ऐसे ही सीधे पढ़ सकते हैं, मैं रीड कर सकता हूँ लेकिन वो मोनोटोनस हो जाएगा। और जनरली एज एन एस्पायरेंट हम ये चीज़ें सुनना नहीं चाहते हैं क्योंकि हमें लगता है कि ठीक है कट शॉर्ट में बता दिया जाए। तो ट्रेड एंड कॉमर्स जो है वो इन 5 विषयों के बारे में यहाँ पर दिया गया है कि अगर ये चीज़ होंगी, अगर रॉ जूट पे बात करनी है, रॉ कॉटन का ट्रेड एंड कॉमर्स की बात है, फूड स्टफ्स की ट्रेड एंड कॉमर्स की बात है, कैटल फॉडर की बात है, तो इनके बारे में जितना भी ट्रेड एंड कॉमर्स होगा वो कॉन्करेंट लिस्ट के दायरे में आता है। तो चूंकि क्वेश्चन जो था यहाँ पर, अगर आप देखिएगा ये जो क्वेश्चन है यहाँ पर ट्रेड एंड कॉमर्स, तो इन्होंने यहाँ पर किसी भी तरीके का वो मैटर यूज़ नहीं किया, मतलब इसके साथ में कुछ नहीं लिखा ये फॉरेन ट्रेड या इंटरस्टेट ट्रेड। तो ये जेनरिक स्टेटमेंट है, जेनरिक वर्ड है ट्रेड एंड कॉमर्स, तो इसलिए ये फुलफिल करता है यहाँ पर। ठीक है, इस तरीके से ये चीज़ यहाँ पर सही होती है कि आंसर बी इसका जो करेक्ट आंसर होगा 1, 2 एंड 3। तो ये क्लेम किया जा सकता है क्वेश्चन जो कि फैक्चुअली आप देख सकते हैं कि यहाँ पर थोड़ा सा गड़बड़ जा रहा है। सेकंड क्वेश्चन की तरफ हम पढ़ते हैं। दिस इज क्वेश्चन नंबर 46 और ये वॉइस ऑफ ग्लोबल साउथ समिट की बात करता है। तो चूंकि ऐसा प्रतीत होता है कि ये क्वेश्चन पेपर आपका जून में डिज़ाइन किया गया था शायद, तभी के करंट अफेयर्स बहुत ज़्यादा लिए गए हैं कि जिसमें आप पाएंगे मई का मिलेगा आपको, अप्रैल का मिलेगा, जून का मिलेगा, तो शायद ये वहीं का करंट अफेयर्स है और उसी टाइम पर बनाया गया था। बट अभी रियलिटी बदल चुकी है। थर्ड समिट आपकी ये देख सकते हैं आप 17 अगस्त को ऑलरेडी हुई है और इसको होस्ट भी किसने किया है, इसको होस्ट भी इंडिया ने ही किया। ये आप अगर यहाँ पर देखेंगे, इसको होस्ट यहाँ पर इंडिया ने किया हुआ है और ये क्रेडिबल मिनिस्ट्री ऑफ एक्सटर्नल अफेयर्स के वेबसाइट पे है। तो ये फैक्चुअली इनकरेक्ट हो जाता है यहाँ पर। ठीक है, कि अगर आप बोलते हैं कि इंडिया रिसेंटली कॉन्क्लूडेड, ठीक है, तो इंडिया ने रिसेंटली कॉन्क्लूड नहीं किया है। ठीक है, सेकंड वाला नहीं किया है, थर्ड वाला किया है। तो ये सेकंड चूंकि गलत है तो आंसर शुड बी बी, नीदर 1 नॉर 2। जबकि आयोग का आंसर क्या है, ओनली वन ऑफिशियल आंसर नहीं हो सकता यहाँ पर। ये फैक्चुअली इनकरेक्ट है क्योंकि पेपर अगर पहले बना है तो कोई बात नहीं है, आप आयोग को इसको दोबारा से अपडेट कर देना चाहिए जिससे कि बहुत सारे बच्चों का जो भविष्य है वो अंडरमाइन ना हो। ठीक है, उनके जो एफर्ट्स लगे हैं पेपर सॉल्व करने में, तो एटलीस्ट वो क्वेश्चंस उनके गलत ना हो। ठीक है, और इसके बाद ये क्वेश्चन नंबर 46
1946 है। इससे एसोसिएटेड बहुत सारे आर्टिकल्स आपको मिल जाएंगे। ये जयशंकर साहब का आर्टिकल है, यहाँ पर हमारे एमईए हैं और इन्होंने भी जैसे कि ये है, तो यहाँ पर भी आप डेट देख सकते हैं, ठीक है। 17 अगस्त ये 2024 हर जगह मिल जाएगा, आप गूगल करेंगे। इट इज जस्ट लाइक कि क्वेश्चन शायद जब फ्रेम किया गया है तो वो पहले किया गया था, इसलिए इसका आंसर यहाँ पर गलत दिया गया, ठीक है। लेकिन अभी थर्ड हो रखा है, तो दिस क्वेश्चन मस्ट बी करेक्टेड, ठीक है। इसका आंसर डेफिनेटली नीदर होना चाहिए, नीदर 1 और 2, ठीक है। और ये इसको करेक्ट करके आयोग को कंसिडर करना चाहिए। आगे नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ हम लोग बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 4, ठीक है। ये ऑफिशियल जो अभी उत्तर पुस्तिका आई है, क्वेश्चन पेपर आया हुआ है आयोग की तरफ से, उसमें बैराम खान को लेकर जो क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 4, उसमें पहला बोला गया है अकबर गिव दिस टाइटल ऑफ खाने खाना टू बैराम खान। दूसरा दिया गया है ये टाइटल उस समय नहीं दिया गया था जब बैराम खान को वजीर बनाया गया अंपायर का, ठीक है। आयोग ने आंसर क्या दिया है यहाँ पर, ओनली 1, ठीक है। यानी कि अकबर ने ये टाइटल दिया था, जो कि कंप्लीटली गलत स्टेटमेंट है। दूसरा स्टेटमेंट क्या है, ओनली 2 इज द करेक्ट आंसर, यानी दूसरा ये है। अब मैं इसके बारे में थोड़ी सी डिटेलिंग आपको पहले दे देता हूँ। बैराम खान को वजीर बनाया गया था 14 फरवरी 1556 को, ठीक है। 1556 को, जिस दिन अकबर की ताजपोशी हुई थी, ठीक है। जिस दिन अकबर की ताजपोशी हुई थी उसी दिन इनको जो है क्या कहते हैं, जिस दिन अकबर की ताजपोशी हुई थी उसी दिन बैराम खान को आपको वजीर बनाया गया था, ठीक है। तो ये डेट तो ठीक है, लेकिन एट द सेम टाइम टाइटल क्या अकबर को दिया था, अकबर ने बैराम खान को दिया था, तो ये कंप्लीटली गलत स्टेटमेंट है। रीज़न क्या है, बैराम खान को बैराम खान को 1555 में ये टाइटल दिया गया था, किसके द्वारा, हुमायूं के द्वारा, ठीक है। इसका ओकेजन भी यहाँ पर है, एक बैटल ऑफ मच्छीवाड़ा हुई थी, ठीक है। बैटल ऑफ मच्छीवाड़ा उसके बाद दिया गया था, और कुछ लोग कहते हैं बैटल ऑफ सरहिंद के बाद हुमायूं ने ये टाइटल खाने खाना को दिया था, जिसका मतलब होता है लॉर्ड ऑफ द लॉर्ड्स, ठीक है। मतलब कि आप बैराम खान ने इतना क्रिटिकल रोल निभाया था हुमायूं को वो जीतने में, वो बैटल्स को जीतने में मच्छीवाड़ा की, सरहिंद की, कि हुमायूं ने इनको दिया था। और अकबर ने बैराम खान के बेटे को खाने खाना बोला था, ठीक है। यानी कि जो अब्दुल रहीम थे, अब्दुल रहीम बैराम खान के बेटे हैं, ठीक है। अब्दुल रहीम बैराम खान के बेटे हैं, तो फैमिली की लेगेसी को मेंटेन करने के लिए, चूंकि हुमायूं ने बैराम खान को दिया था, तो अकबर ने अब्दुल रहीम, उनके बेटे जो आगे चलकर अकबर के बहुत ही एबलेस्ट जनरल बने थे, मिलिट्री जनरल बने थे, तो उनको फिर खाने खाना की उपाधि दे दी थी, ठीक है। इसलिए ये पूरा का पूरा अगर आप पाएंगे यहाँ पर, तो स्टेटमेंट ये गलत हो जाता है, तो जस्ट उल्टा आंसर हो जाएगा इसका, ठीक है। अगर आप इसमें यहाँ पर कनेक्ट करेंगे तो इकलौता आंसर जो होना चाहिए वो ओनली 2 है, कि उस टाइम पे ये नहीं दिया गया था जब इनको अपॉइंट किया गया था वजीर ऑफ एम्पायर, ठीक है। वजीर आप 14 तारीख को बने, और इसका सोर्स क्या है, अगर मैं सोर्स की बात करूं, ये एक किताब है, बहुत ही शानदार बुक है। आईएफएस ऑफिसर, इंडियन फॉरेन सर्विस के ऑफिसर हैं श्री टीसीए राघवन, इन्होंने लिखी है। किताब का नाम क्या है, अटेंडेंट लॉर्ड्स बैराम खान एंड अब्दुल रहीम, कॉटियर्स एंड पोएट्स इन मुगल इंडिया, ठीक है। इसका पेज 42। तो ये अभी बुक कहाँ पे रखी गई, दिल्ली के अंदर रखी गई है, इंडियन काउंसिल ऑफ वर्ल्ड अफेयर्स, और वैसे भी आप परचेज कर सकते हैं इसको, वहाँ पे भी इसको धरोहर के तरीके से रखा गया है अभी, ठीक है। और इसमें अगर हम देखते हैं, ये पेज 42 है, आप ये देख सकते हैं यहाँ पर। The first major engagement between the Mughals and Afghans took place in Machhiwara, not far from the present day of Ludhiana, in May 1555. फिर इसके बाद ये लाइन देखिए, यहाँ बहुत इंपॉर्टेंट हो जाती है पूरे क्वेश्चन के लिए। When the news of the victory of Machhiwara reached Humayun, बैरम खान was conferred the titles of खाने खाना, यार वफादार, हमदम गम घुसार यानी सिंपैथेटिक इंटीमेट, बिरादर निकुसियार वेल डिपोज्ड ब्रदर, एंड फरजांद सादतमंद ऑस्पिशियस सन। ये सारे के सारे टाइटल्स तब बैराम खान को दे दिए थे हुमायूं ने, क्योंकि वो इतना ज़्यादा खुश हो गए थे बैराम की लॉयल्टी से। तो ये जब किताब आप पढ़ेंगे तो इसमें आपको मिलेगा कि पहले बहुत सारे ऐसे चांसेस आ रहे थे हुमायूं के जीवन में, जब बार बार लोग बोल रहे थे कि बैराम जो है वो डिसलॉयल हैं, ठीक है, वो लॉयल्टी नहीं दिखा रहे हैं, वो गद्दार हैं एक तरीके से, बट हुमायूं ने इन पे फेथ दिखाई। और जब बैरम ने वही लड़ाई जीतने में उनकी मदद की तो हुमायूं को लगा कि यार इसने बहुत अच्छा काम कर दिया है, ठीक है। लोग हमको भड़का रहे थे बैरम खान के खिलाफ, लेकिन एक्चुअली इसने अपनी वफादारी साबित की है, और इसीलिए वो इतना खुश हो गए कि उन्होंने ये टाइटल दिया। और ये किताब के अंदर की चीज़ है, ये ऐसा हवा में बात नहीं कर रहा हूँ, ये बहुत इंपॉर्टेंट किताब है, एक आईएफएस ऑफिसर ने लिखी हुई है, और ये इंडिया की आर्कियोलॉजीज में भी रखी हुई है, ठीक है। अभी इसी में अगर आप पेज में नीचे जाएंगे, सम सोर्सेज सजेस्ट, इसी के बाद वाला पैराग्राफ है नीचे, अगर आप जाइएगा, सम सोर्सेज सजेस्ट
दैट हुमायूं कन्फर्ड द टाइटल ऑफ खाने खाना ऑन बैरम आफ्टर द विक्ट्री एट सरहिंद एंड नॉट आफ्टर मछीवाड़ा। ठीक है, और इसके बाद फिर क्या लिखते हैं यहाँ पे कि हुमायूं ने अपनी जो भतीजी है उससे जब बैरम खान की शादी फिक्स की तो उसी अलायंस के बाद जो है जो टाइटल था, ये लिखा हुआ है यहाँ पे, एम्परर ने जो टाइटल दिया खाने खाना का बैरम को, उसके बाद उनकी नोबिलिटी के बीच में ताकत बहुत बढ़ गई थी। एक तो शादी मतलब खाने खाना का टाइटल भी दे दिया, उससे इज्जत आई और प्लस घर में ही शादी होने लगी एम्परर के, तो बहुत ज़्यादा औकात बढ़ गई थी उनकी, बहुत ज़्यादा ताकत बढ़ गई थी नोबिलिटी के बीच में। और ये सब दिखाता है कि ओवरऑल अकबर ने ये टाइटल नहीं दिया था किसी भी सूरत में, अकबर ने ये टाइटल बैरम खान को नहीं दिया था। ये स्टेटमेंट कंप्लीटली गलत है। इसकी डेट मैंने आपको बता ही दी, 27 जनवरी को हुमायूं की डेथ हुई थी, 27 जनवरी 1556, और 14 फरवरी 1556 को अकबर की ताजपोशी हुई थी, जिस दिन रिएजेंट बना दिया गया था, इनको वजीर बना दिया गया था एम्पायर का, ताकि अकबर अभी 13 साल के थे, तो इसलिए जब इनको वजीर बनाया गया ताकि ये संभाल सकें। अब इसके कुछ और अंश मैं दिखा देता हूं ताकि आपको थोड़ी सा और क्लैरिटी आ जाए कि मैं किस चीज़ की बात कर रहा हूं। यहाँ पर पेज 42 दिखा दिया, ये इसका फ्रंट पेज है, जो किताब है अटेंडेंट लॉर्ड्स बैरम खान एंड अब्दुल रहीम। ठीक है, टी.सी. राघवन साहब ने लिखी है। इसके पहले ही चैप्टर में जो बैरम जी के बारे में लिखा है, बैरम खान के बारे में लिखा है, उसमें सब कुछ दिया हुआ है कंटेंट में। ये आप किताब यहाँ भी देख सकते हैं, इंडियन काउंसिल ऑफ वर्ल्ड अफेयर्स में जो किताबें रखी गई हैं, ये इसके अंदर पहले स्थान पर ही यहाँ पर आप देख सकते हैं। ठीक है, तो किताब जेन्युइन है, नॉन फिक्शन है, जो कि ड्राफ्ट से लेकर बनाई गई है, इसलिए ये क्वेश्चन को अगर आप पाएंगे तो यहाँ पर पाएंगे कि अकबर ने टाइटल नहीं दिया था, अकबर ने बल्कि इनके बेटे को दिया था। ठीक है, जो अब्दुल रहीम है उनकी, इसलिए कि वो लेगेसी कंटिन्यू हो सके। बैरम खान को पिताजी ने दिया, उनके बेटे को मैंने दिया खाने खाना का। ठीक है, क्योंकि इनकी फैमिलीज बहुत टाइम से सपोर्ट कर रही थी मुगल एम्परर्स को। उसके बाद हम आते हैं अगले क्वेश्चन पर। ये क्वेश्चन नंबर 19 है यहाँ पर हमारा, विच ऑफ द फॉलोइंग रीजंस कॉज्ड कैटास्ट्रॉफिक कोरल ब्लीचिंग। ये कोरल ब्लीचिंग वाला क्वेश्चन है, बहुत सारे बच्चों ने देखा। इसमें कुछ ने मतलब बहुत सारे बच्चों ने ये आंसर सी तो टिक मारा है, लेकिन ये गलत आंसर है। अगर आप फैक्चुअली बात करेंगे तो ये क्वेश्चन को ही डिलीट होना चाहिए यहाँ पर। उसका रीज़न भी बहुत स्पष्ट है। पहली चीज़, मैं कम से कम 7 से 8 आर्टिकल पढ़ चुका हूँ जहाँ ये बताया जा रहा है देयर इज ओनली इंक्रीज ऑफ 1.2 डिग्री सेल्सियस। ठीक है, 1.2 डिग्री सेल्सियस का खाली टेम्परेचर यहाँ पर बढ़ा है। ठीक है, इंडियन ओशन रीजन में। ठीक है, तो किसी भी सूरत में ये बहुत ज़्यादा नहीं बढ़ा है। ये मैंने कहाँ से कंसिडर किया है, अभी नीचे दिखा दूंगा आपको सोर्सेज में। यूनाइटेड नेशंस की रिपोर्ट है, IPCC की रिपोर्ट है, इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ ट्रॉपिकल मीटरोलॉजी पुणे जो कि मिनिस्ट्री ऑफ अर्थ साइंस के अंदर आता है, उसने रिपोर्ट दिया था। PIB पे पब्लिश्ड है, द हिंदू, डाउन टू अर्थ, ये सब में आर्टिकल्स दिया है और सब में एक ही चीज़ लिखी है कि 1950 और 2015 इसके बीच में जो टेम्परेचर बढ़ा वो सिर्फ और सिर्फ 1.2 डिग्री सेल्सियस बढ़ा। एक आर्टिकल ये भी बताता है कि अगर 2 डिग्री सेल्सियस बढ़ जाता तो कोरल का जो डिस्ट्रक्शन है वो कंप्लीटली 100% डिस्ट्रॉय हो जाता। बट ऐसा इंडिया के केस में नहीं है। क्या 100% हुआ है? नहीं हुआ है, लेकिन यूनाइटेड नेशंस की रिपोर्ट बताती हैं कि 2 डिग्री जिस दिन बढ़ गया उस दिन पूरा ही खत्म हो जाएगा। तो इससे हमें बहुत ही क्लियरली समझना चाहिए चीज़ों को कि जो हमें लग रहा है कि ये स्टेटमेंट सही है, तो चूंकि पेपर फैक्चुअल है तो ये 2 डिग्री सेल्सियस जो है इसकी वजह से गलत हो जाएगा, क्योंकि 1.2 डिग्री सेल्सियस ये दे देते तो एक बार को ये आंसर 100% सही हो जाता। ठीक है, इन्होंने चूंकि टेम्परेचर गलत दिया है तो इसलिए इनको ये क्वेश्चंस डिलीट ही करना पड़ेगा। रीजन उसका यही है सिंपल सा कि आपने पूरे पेपर में सिर्फ और सिर्फ जो क्वेश्चंस पूछे हैं वो मेजॉरिटी क्वेश्चंस सिर्फ फैक्ट्स और डेट्स के बेसिस पे हैं। एक डेट इधर की उधर है, एक मंथ इधर का उधर है, तो वो क्वेश्चन गलत हो रहा है। तो यहां पर भी अगर आप फैक्चुअली 100% सही नहीं है, अगर कोई रिकॉर्ड नहीं है इस चीज का कि 2 डिग्री सेल्सियस बढ़ा है, तो दिस क्वेश्चन मस्ट बी डिलीटेड, क्योंकि और कोई ऑप्शन मैच नहीं करेगा। मतलब बाकी जैसे हैवी मरीन पोल्यूशन कुछ बच्चे बोलेंगे इंडस्ट्रियल एक्टिविटीज बहुत ज्यादा हुई नहीं है, लेकिन हैवी मरीन पोल्यूशन से इतना नहीं होता कि कैटास्ट्रॉफिक लेवल पे कोरल ब्लीचिंग हो जाए। बट एट द सेम टाइम यहाँ टेम्परेचर नहीं बढ़ा है। अब मैं सोर्सेज आपको दिखा देता हूँ। इसमें एक चीज़ और बोलूँगा, अगर यूपीपीएससी जो है वो कंसीडर कर रहा है कि डिफरेंस ऑफ टेम्परेचर चाहे 1.2 है, उसका 2 डिग्री लग दी है फिर भी सही है, तो मुझे लगता है फिर कांग्रेस सोशलिस्ट पार्टी वाला एक क्वेश्चन है जहाँ पे 1934 तो दिया गया है, बस वो चूंकि मंथ उसमें जनवरी उन्होंने मेंशन कर दिया स्टेटमेंट में, इसलिए वो गलत हो जाता है। और अक्टूबर में एक्चुअली इसका फॉर्मेशन हुआ था, तो इसलिए इस चीज़ को गलत ठहराया गया था स्टेटमेंट कांग्रेस सोशलिस्ट पार्टी के फॉर्मेशन को। सिमिलरली फिर इसको भी राउंड ऑफ करना चाहिए। अगर आप ऊपर वाला कंसिडर नहीं कर रहे हैं टेम्परेचर, तो आपने नीचे वाला भी फिर मुझे
मुझे लगता है कि जायज़ होगा कि आप फिर मंथ भी ना देखिए, ईयर देखिए सिर्फ, कि 1934 दोनों में लिखा था, तो दिस स्टेटमेंट शुड बी राइट। अब ये सोर्सेज मैं बता देता हूँ यहाँ पर, ये लिंक उसके यहाँ पर दिए हुए हैं, मैंने PDF भी शेयर की हुई है ग्रुप पे, आप देख सकते हैं। तो इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ ट्रॉपिकल मेट्रोलॉजी पुणे, ठीक है, ये गवर्नमेंट की रिपोर्ट है जो कि हिंदू में पब्लिश की गई मई 2024 में। फिर PIB के आर्टिकल्स हैं 2022 के, फिर डाउन टू अर्थ का आर्टिकल है 2024 का, यूनाइटेड नेशंस का नीचे लगा हुआ है, वो भी दिखाता हूँ आपको। वार्मिंग ऑफ इंडियन ओशियन टू एक्सेलरेट, ये IITM बोल रहा है यहाँ पर। फ्रॉम 1950 से 2020, मैं तो 2015 बता रहा था, 2020 द इंडियन ओशन हैड बिकम वार्मर बाई 1.2 डिग्री सेल्सियस। जब 1.2 डिग्री सेल्सियस से बढ़ा है तो 2 डिग्री सेल्सियस हम कैसे लिख सकते हैं? दिस इज फैक्चुअली इनकरेक्ट, दिस क्वेश्चन मस्ट बी ऑब्लिटरेटेड, ठीक है, इसको हटा देना चाहिए यहाँ पर। और ये लिख रहे हैं कि 2020 से लेकर जब 21वीं शताब्दी खत्म होगी, यानी 2100 AD, तब जाकर ये कहीं 1.7 डिग्री सेल्सियस से 3.8 डिग्री सेल्सियस के बीच में जाएगा। तो यानी अभी तो किसी सूरत में ये 1.5 भी ब्रीच नहीं किया है, ठीक है, 1.2 डिग्री के अराउंड लैंग्वेजिंग है, तो हम इस पे बिल्कुल भी चांस नहीं लेंगे। दिस क्वेश्चन मस्ट बी डिलीटेड, ताकि जिन भी स्टूडेंट्स का गलत हुआ है एटलीस्ट उनको वो नुकसान ना झेलना पड़े, क्योंकि ये फैक्चुअल पेपर था, तो उसमें किसी भी तरीके से नॉन फैक्चुअल स्टेटमेंट को हम करेक्ट नहीं ठहरा सकते, ठीक है, जो नॉन फैक्चुअली करेक्ट नहीं है स्टेटमेंट, उसको करेक्ट नहीं ठहराएंगे। दूसरा स्टेटमेंट इसी में अगर मैं आर्टिकल की बात करूं, ये PIB के अंदर देखिए, ये गवर्नमेंट का वेबसाइट है यहाँ पर, ये PIB, तो यहाँ पर मैंने हाईलाइट किया हुआ है, IPCC की ये 6th असेसमेंट रिपोर्ट है। इसमें 3 मेजर फैक्ट्स की बात हो रही है। पहला कि ग्लोबल एवरेज टेम्परेचर हैज ऑलरेडी राइजन बाई 1.07 डिग्री सेल्सियस, ठीक है, टू सिंस प्री इंडस्ट्रियल टाइम्स, यानी कि 18th सेंचुरी के कंपैरिजन आज की डेट में सिर्फ ग्लोबल टेम्परेचर जो बढ़ा है 1.07 बढ़ा है, जो इंडियन ओशियन का बढ़ा है 1.2 डिग्री सेल्सियस बढ़ा है। ये प्री इंडस्ट्रियल टाइम्स की बात कर रहे हैं, ये 1950 से 2020 की बात कर रहे हैं। तो हम कैसे मान लें कि भाई ये टेम्परेचर जो है 2 डिग्री सेल्सियस है, ठीक है। यहाँ पर नीचे आप देख सकते हैं, इसमें तो इन्होंने सिर्फ 1 डिग्री सेल्सियस लिखा है, PIB का ही डॉक्यूमेंट है, देखिए, ठीक है, ये PIB का डॉक्यूमेंट है, इसमें लिखा है कि सी सरफेस टेम्परेचर इन ट्रॉपिकल इंडियन ओशियन रोज बाई 1 डिग्री सेल्सियस बिटवीन 1951 से 2015, ठीक है। और अगर ओवरऑल इंडिया के ऊपर वो टेम्परेचर देखते हैं तो इंडिया का टेम्परेचर 0.7 डिग्री सेल्सियस से बढ़ा है, लेकिन ट्रॉपिकल इंडियन ओशन का इससे बढ़ा है, तो 2 डिग्री सेल्सियस एक्सेप्टेबल नहीं है। दिस क्वेश्चन मस्ट बी रिमूव्ड। इसी के बाद दूसरा स्टेटमेंट जो था, यहाँ पर भी इन्होंने वो देखिए 1 डिग्री सेल्सियस से लिखा हुआ है। तो कोई बच्चा अगर 1 डिग्री सेल्सियस पढ़ के गया है और स्टेटमेंट आप उसको देंगे 2 डिग्री सेल्सियस, और जब पूरा का पूरा पेपर आपका डिपेंडेंट है फैक्ट्स पे, तो वो कैसे इस आंसर को मार्क कर सकता है भला, है ना, कैसे मार्क कर सकता है? तो ये सभी स्टूडेंट्स के लिए जो है वो ज़रूरी है तो कि ये क्वेश्चन डिलीट किया जाए, चाहे किसी का सही हो रहा हो या नहीं हो रहा हो, लेकिन ये सबके हित में है। फिर इसके बाद ये देखिए, एक आर्टिकल आप अगर डालेंगे 29 अप्रैल 2024 को हिंदू में छपा था, ठीक है, फ्रॉम 1950 से 2020 इंडियन ओशियन हैड बिकम वार्मर बाई 1.2 डिग्री सेल्सियस। यूनाइटेड नेशंस क्या बता रहा है यहाँ पर, अगर 2 डिग्री इंक्रीज होता है, इसकी एक रिपोर्ट है कि 2 डिग्री इंक्रीज हो जाता है, इट मीन्स नियरली 100% लॉस, अ पॉइंट ऑफ नो रिटर्न फॉर कोरल रीफ्स, ये कोरल रीफ लिखा हुआ है, ठीक है, तो 100% होगा। तो क्या इंडिया के सारे कोरल रीफ इस समय डिस्ट्रॉय हो चुके हैं? नहीं हुए हैं, उनको सिर्फ इम्पैक्ट पड़ा है, ठीक है। तो वो इम्पैक्ट जो है, एडवर्स इम्पैक्ट आपका, वो किस वजह से? वो इसी वजह से, ठीक है, कि टेम्परेचर 1-2 डिग्री सेल्सियस कभी गया ही नहीं। तो वी मस्ट नॉट एक्सेप्ट दिस सॉल्यूशन ऑफ ऑफिशियल आंसर की, है ना। फिर यहाँ पर भी आप डाउन टू अर्थ देखेंगे, यहाँ पर भी 1.2 डिग्री सेल्सियस मिलेगा आपको। बहुत सारे अनगिनत एग्जाम्पल हैं ऐसे, ये तो कुछ हैं जो मुझे लगाने थे तो इसलिए मैंने पिक किए हैं, अदरवाइज बहुत सारे ऐसे मिल जाएंगे जो वहाँ पर आपको दिखाते हैं कि 2 डिग्री सेल्सियस कभी नहीं गया है। फिर जो क्वेश्चन पुस्तिका है, क्वेश्चन बुकलेट है, वहाँ पर क्वेश्चन नंबर 122, ठीक है, इसमें असर्शन एंड रीजनिंग दी गई है, इमरजेंसी वाला क्वेश्चन है, इस पर भी बहुत सारे बच्चे डाउट रेस कर रहे थे। आर्टिकल 1 पहला वाला ठीक है, एन इमरजेंसी में टेक प्लेस एट एनी टाइम। अब ये स्टेटमेंट 2 जो है, ये देखिए इस पर ही सारा का सारा मेहम है। जो ऑफिशियल आंसर है हमारा वो क्या दिया गया है कि ये दोनों ही स्टेटमेंट सही हैं, बट एक्सप्लेनेशन नहीं है, नॉट द करेक्ट एक्सप्लेनेशन। बट जो करेक्ट आंसर होना चाहिए, ये मुझे प्रतीत हो रहा है, इसमें थोड़ी सी सब्जेक्टिविटी डेफिनेटली लाई करती है, बट एट द सेम टाइम मेरा कन्विक्शन है कि भाई पहला वाला जो है वो तो देखिए ठीक है,
दूसरे वाले में जो है वो स्टेटमेंट इसलिए फॉल है क्योंकि इट इज़ ऑलवेज कंडीशन इमरजेंसी जब हम किसी चीज़ को बोलते हैं, और जब यहाँ पर हम देख रहे हैं आर्टिकल 352 के कॉन्टेक्स्ट में बात हो रही है, तो इमरजेंसी मीन्स प्रोक्लेमेशन ऑफ इमरजेंसी और डिक्लेरेशन ऑफ इमरजेंसी, ठीक है, यानी कि नेशनल इमरजेंसी की बात हो रही है। और जब भी नेशनल इमरजेंसी की बात होती है तब वो सिर्फ और सिर्फ 3 सेगमेंट्स में या 3 कंडीशंस पर ही लगता है। इमरजेंसी कैन नॉट टेक प्लेस ऑन इट्स ओन, ये मिनिस्ट्री ऑफ एक्सटर्नल अफेयर्स की वेबसाइट पर लिखा मिल जाएगा आपको। दिस इमरजेंसी इज कंडीशन ऑन 3 इवेंट्स थ्रेटनिंग द सिक्योरिटी ऑफ इंडिया। पहली क्या है? वॉर, दूसरा एक्सटर्नल एग्रेशन, तीसरा आर्म्ड रिबिलियन, ठीक है। तो ये नहीं 3 कंडीशंस पर इमरजेंसी लगती है। तो हाउ इट कैन टेक प्लेस एट एनी टाइम, एनी टाइम का कोई सवाल ही नहीं उठता है यहाँ पर, ठीक है। तो ये स्टेटमेंट कम से कम गलत होना चाहिए भाई। मान लीजिए रायोट्स लग गए, रायोट्स हो गए कंट्री में, ठीक है। अब रायोट्स हो गए, क्या हम नेशनल इमरजेंसी लगा सकते हैं? नहीं लगा सकते हैं, ठीक है, नहीं लगा सकते। रीजन क्या है कि जब तक वो इस कैटेगरी में नहीं जाएगा, वॉर वाली कैटेगरी में, एक्सटर्नल एग्रेशन या आर्म्ड रेबिलियन, ठीक है। तो कॉम्युनल राइट्स अगर कंट्री के अंदर हुए हैं तो आर्म्ड रेबिलियंस नहीं है वो फिलहाल के लिए, ठीक है। तो उस सूरत में क्या नेशनल इमरजेंसी लगेगी? नहीं लगेगी अगर इस कैटेगरी के अंदर उसको नहीं रखा जाता है। तो वी मस्ट बी वेरी क्लियर कि कभी भी नहीं लगाई जा सकती है। वो सिर्फ और सिर्फ तभी लगेगी व्हेन प्रेसिडेंट इज सेटिस्फाइड कि ऐसी कोई कंडीशन आ गई है जहां पर इमरजेंसी लगाने की जरूरत है। और वो कंडीशन क्या है? जब इंडिया को थ्रेटन हो रहा है, इंडिया की सिक्योरिटी को थ्रेटनिंग सिचुएशन मिल रही है, तो फिर वहां पर यह इमरजेंसी आपकी लगाई जाएगी। तो भाई बहुत क्लियरली चीज़ें दी गई हैं। तो अगर इसको वेग स्टेटमेंट की तरह हम ले लें कि यार ठीक है इमरजेंसी किसी भी टाइम लग सकती है, एक जेनरिक स्टेटमेंट, तो जेनरिक स्टेटमेंट में फिर हम नेशनल इमरजेंसी की बात नहीं करेंगे। तो और यहाँ पर जो मतलब है वो डेफिनेटली आर्टिकल 352 के कॉन्टेक्स्ट में कह रहा है। इमरजेंसी तो हमारी आपकी फैमिली में भी आ सकती है, कहीं भी कुछ आ सकता है। वो इमरजेंसी की अगर बात कर रहे हो, वो एक नेचुरल इमरजेंसी जो कॉन्स्टिट्यूशन के अंदर दिया गया है वो जस्टिफाई नहीं कर रहा है, ठीक है। कॉन्स्टिट्यूशन के अंदर दी गई जो ये नेशनल इमरजेंसी है उसके लिए बहुत ही क्लियर कट रूल्स हैं भाई, ठीक है। वो कभी भी नहीं लगाई जा सकती, वो कभी भी नहीं हो सकती। उसके लिए ये कंडीशंस का फुलफिल होना बहुत जरूरी है। और ये प्रोक्लेमेशन ऑफ इमरजेंसी जैसे एक्सप्लेनेशन में यहां पर दिया गया है, दिस इज लाइक ड्राफ्ट ऑफ बेयर एक्ट जो कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया है, ठीक है। उसमें बहुत क्लियरली ये चीजें लिखी गई है ना कि जब तक टेरिटरी या सोवरेनिटी या इस तरीके से कोई हमारा खतरा नहीं है सिक्योरिटी को इंडिया की, तब तक इसको कंसीडर नहीं किया जा सकता। और आज की डेट में 1975 या उस टाइम पे जैसा हुआ था तो उस समय तो प्रावधान नहीं था कि कैबिनेट का या रिटन रिकमेंडेशन चाहिए, बट आज की डेट में तो प्रेसिडेंट को रिटन रिकमेंडेशन भी चाहिए ना। तो रिटन रिकमेंडेशन का लॉजिक तभी बनता है जब कोई ना कोई कंडीशन सेटिस्फाई हो रही हो, ठीक है। तो ऐसे कैसे किसी भी टाइम पे इमरजेंसी लग जाएगी अगर ये चीजें नहीं हो रही हैं, ठीक है। तो हेंस एन इमरजेंसी कैन नॉट टेक प्लेस एट एनी टाइम, इट मस्ट बी फॉर्मली डिक्लेयर्ड बाय द प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया अंडर स्पेसिफिक सर्कमस्टांसेस। तो ये स्पेसिफिक सर्कमस्टांसेस मैंने बता ही दिए आपको यहाँ पर जो ऊपर लिखे हुए हैं। तो इन्हीं के बेसिस पर ही इमरजेंसी लग सकती है। तो मेरे हिसाब से आयोग को प्लीज़ ये कंसिडर करना चाहिए कि भाई ये क्वेश्चन जो है ये थोड़ा देखिए स्टेटमेंट आपका वेग है। यहाँ पर आप फर्स्ट स्टेटमेंट में तो नेशनल इमरजेंसी की बात कर रहे हैं, और जब नेशनल इमरजेंसी की बात कर रहे हैं तो मुझे लगता है दूसरा स्टेटमेंट भी उसी कॉन्टेक्स्ट में है। तो वो दूसरा स्टेटमेंट आप रूटीन इमरजेंसी, घर वाले जो इंडिविजुअल लाइफ वाली नहीं होती हमारी आपकी जिंदगी वाली इमरजेंसी, यहाँ पर उसकी बात नहीं हो रही कि वो किसी भी टाइम हो सकती। भाई हमारे आपके जीवन में इमरजेंसी किसी भी टाइम आ सकती, कुछ बता के तो आएगी नहीं, लेकिन नेशनल इमरजेंसी की बात हो रही है क्योंकि आप आर्टिकल 352 को ऊपर स्टेटमेंट में लिख रहे हैं और उसी के कॉन्टेक्स्ट में नीचे जानना चाह रहे हैं। तो वो उसके लिए तो कंडीशंस है ना भाई, प्रॉपर 3 कंडीशंस फुलफिल होंगी या तीनों में से कोई भी एक होगी, या प्रेसिडेंट को ऐसा लग रहा होगा कि ऐसी कंडीशन आ गई है तो ही वो इमरजेंसी डिक्लेयर की जाएगी, ठीक है। मेरे हिसाब से इसका आंसर जो होना चाहिए वो पहला सही दूसरा गलत होना चाहिए। बाकी आयोग क्या मानता है वो तो टाइम ही बताएगा। और इसके साथ हम फिर आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। दिस इज क्वेश्चन नंबर 16 ऑफ द क्वेश्चन बुकलेट प्रोवाइडेड बाय यूपीपीएससी कमीशन, ठीक है। जो कमीशन या आयोग ने हमें बुकलेट दी उसका 16वां क्वेश्चन है। क्या कहता है? क्रोनोलॉजी की बात कर रहा है। रॉयल इंडियन नेवल एक्ट, ये भी फैक्चुअली 100% रॉन्ग आंसर दिया गया है यहाँ पर, ठीक है। ये फैक्चुअली एकदम करेक्ट जो होना चाहिए इसका 4123 होना चाहिए, जबकि ऑफिशियल आंसर क्या है 4321। मैं यहाँ पर सारे के सारे प्रूफ दिखा देता हूँ जो कि गवर्नमेंट है, ठीक है। ऐसा कुछ भी रैंडम एक भी सोर्स नहीं है, तो एनसीईआरटी है या गवर्नमेंट के डॉक्यूमेंट है। पहला रॉयल इंडियन नेवल एक्ट कब हुआ था? 18 फरवरी से स्टार्ट हुआ था।
कैबिनेट मिशन का अनाउंसमेंट 19 फरवरी का, ये सब डॉक्यूमेंट नीचे दिखाता हूँ आपको। फॉर्मेशन ऑफ इंटरिम गवर्नमेंट 2 सितंबर, अराइवल ऑफ यूके पार्लियामेंट्री डेलीगेशन जनवरी 22 1946, ठीक है। सबसे पहले 4th आया, 4th के बाद जो आता है 1 आता है 18 फरवरी को, फिर दूसरा आता है 19 फरवरी को, फिर तीसरा आता है। इसके हिसाब से ये तीसरा आंसर होना चाहिए, ठीक है, सी वाला। कैसे होता है मैं दिखाता हूँ आपको। ये यूके की जो पार्लियामेंट के डॉक्यूमेंट्री डॉक्यूसियर्स जहाँ पे सेव होते हैं उसका पेज है, ठीक है। ये आप देख सकते हैं यूनाइटेड किंगडम की जो जहाँ पे पार्लियामेंट का जितना भी डॉक्यूमेंट है, ये यूके पार्लियामेंट आप देख सकते हैं, यहाँ का डॉक्यूमेंट है ये जो मैंने पिक किया है। यूके का पार्लियामेंट्री डेलीगेशन इंडिया विजिट किया था जनवरी फरवरी में, और ये देखिए एसोसिएटेड आर्टिकल है उसका, मैं थोड़ा सा जूम इन करके दिखा देता हूँ। ये 22 जनवरी 1946 की बात हो रही है यहाँ पर। और द मिलिट्री सेक्रेटरी टू हिज एक्सीलेंसी द गवर्नर विल बी टेकिंग लॉर्ड समथिंग लिखा हुआ है एंड ब्रिगेडियर समथिंग इज टू फोर्ट सेंट जॉर्ज एंड मिलिट्री यूनिट्स, ठीक है। तो ये 22 जनवरी को यहाँ लेकर जाएंगे, जो भी वो डिक्लेरेशन आया हुआ है 23 को कहीं और लेके जाएंगे, और ऐसे ही करके वो पूरा का पूरा इनका टाइम टेबल दिया गया है यहाँ पर, ठीक है। तो ये आप अगर इसको देखेंगे तो ये पहले तो इसकी डेट मिल ही गई यहाँ पर जनवरी में, लेकिन इसके बाद वाले में जो क्वेश्चन है वहाँ उठता है। ये देखिए डेक्कन हेराल्ड का एक न्यूज़पेपर का आर्टिकल है यहाँ पर, और इसमें आप बहुत क्लियरली देख सकते हैं एक कोमेमोरेटिव एक इवेंट रखा गया था बम्बई के अंदर, ठीक है, जो कि मार्क करेगा 1946 रॉयल इंडियन नेवल रेटिंग को, ठीक है, जो कि चालू हुई थी। देखिए डेट बहुत क्लियरली स्पष्ट लिखी है डेक्कन हेराल्ड के अंदर, 18 फरवरी 1946 बाई नेवल रेटिंग्स अक्रॉस वेरियस शिप्स, ठीक है। तो यहाँ पर डेट जो है वो बहुत ही क्लियरली लिखी है, और ये और भी सोर्सेज थे इसके, बहुत सारे न्यूज़पेपर में ये डेट्स मिल जाएंगी आपको। बाकी जो अपना बुकलेट का मटीरियल है उसमें भी मिल जाएगा, लेकिन ये चूंकि न्यूज़पेपर का था, क्रेडिबल था, तो मैंने सीधे इसको यहाँ पर कोट किया। और डेक्कन हेराल्ड कोई ऐसा रैंडम मैगजीन नहीं है, दिस इज लाइक समथिंग जनरली बहुत सारे लोग पढ़ते हैं इसको। और ये देख रही है आप यहाँ पर 18 फरवरी यहाँ पर भी डेट है जिस दिन ये छपा था आर्टिकल, ठीक है। तो चूंकि 18 फरवरी को था इसीलिए रॉयल नेवल रेटिंग वाला आर्टिकल ये लिखा गया है। फिर उसके बाद आता है 19 फरवरी को कैबिनेट मिशन का प्लान, ठीक है। अब इसमें आप देखिए ये भी मैंने कहा से ये उसी डॉक्यूमेंट्री से लिया, ये हैंसार्ड करके आप देखेंगे यहाँ पर। तो ये हैंसार्ड जो है ये सारा का सारा जो यूके की पार्लियामेंट, यूनाइटेड किंगडम की पार्लियामेंट में जितना भी डिबेट होता है, डिस्कशन होता है, सब कुछ इसके अंदर दर्ज किया जाता है, और सारे डॉक्यूमेंट्स इसी वेबसाइट पे आपको मिल जाएंगे। तो जब आप इसको ओपन करेंगे कैबिनेट मिशन वाला, तो यहाँ पे साफ साफ देखिए लिखा हुआ है कौन सी डेट है, 19 फरवरी 1946। नीचे क्या बोल रहा है, इन व्यू ऑफ द पैरामाउंट इंपॉर्टेंस His Majesty's government have decided with the approval of His Majesty the King to send out to India a special mission। देखिए इसको पढ़िए थोड़ा सा, to send out to India a special mission of cabinet ministers consisting of the Secretary of State, President of the Board of Trade and the First Lord of Admiralty, ठीक है। तो ये बाकी कहानी तो हमको पता ही है कि कैबिनेट मिशन में क्या हुआ, कब हुआ था, ये क्वेश्चन था हमारे लिए। तो ये 19 फरवरी को देखिए ये जो डिबेट हुई, जो विस्काउंट साइमन और इधर सेक्रेटरी ऑफ स्टेट जो हिज मैजेस्टी की तरफ से बात कर रहे हैं पैथिक लॉरेंस, इनके बीच में हुई थी, उसमें ये चीज़ दर्ज की गई है। फिर उसके बाद दूसरा जो है ये तो एनसीईआरटी के अंदर ही दिया हुआ है। 2 सितंबर को क्या हुआ था, हमारी कांग्रेस ने इंटरिम गवर्नमेंट बनाई थी, ठीक है। तो इंटरिम गवर्नमेंट बनाई गई थी हमारी वाली पहली कांग्रेस जैसी पार्टी के द्वारा 2 सितंबर 1946, ठीक है, ये भी क्लियर है। तो इसकी वजह से ये सारा का सारा जो मैंने ऊपर बताया आपको, ऑफिशियल आंसर जो है इसका बदला जाना चाहिए, 4123 हो जाएगा। मूविंग फॉरवर्ड, ये क्वेश्चंस तो वो थे जो कि फैक्चुअली जो थे चेंज किए जाने चाहिए। इसके सिवा वो क्वेश्चंस पे हम डिस्कस करते हैं जो कि थोड़ा सा भी बच्चे जिस पर परेशान हैं। जूट इंडिजिनस वैरायटी है कि नहीं, ये क्वेश्चन नंबर 43 है। येस इट इज़ इंडिजिनस टू इंडिया, और कहीं का नहीं है, इसके नेटिव जो है वो इंडिया का ही है। तो इस पर बहुत ज़्यादा क्वेश्चंस जो उठ रहे हैं शायद कि ये पहली चीज़ तो इंडिजिनस है कि नहीं, दूसरा जो फरवरी से लिखा हुआ है, तो ये आपको गवर्नमेंट की वेबसाइट पर मिल जाएगा। मैंने इसलिए ऐड नहीं किया क्योंकि ये बहुत ही ईजिली नेट पे वेबसाइट पे, गवर्नमेंट की वेबसाइट्स पे अवेलेबल है। सिंगापुर इमर्ज एज द लार्जेस्ट सोर्स ऑफ एफडीआई, ये थोड़ा सा देखिए ट्रिकी क्वेश्चन है, बहुत लोगों को नहीं मिल रहा था। इस पे जब इन डिटेल मैंने पढ़ा तो 2017-16 में जो इंडिया मॉरिशियस टैक्स ट्रीटी थी, इंडिया सिंगापुर टैक्स ट्रीटी थी, ठीक है। तो ये क्या कहती है, इस ट्रीटी के कुछ आधार हैं वो बड़े यूनिक से हैं, मुझे भी पहली बार पता चले कि अगर इंडिया मॉरिशियस की टैक्स ट्रीटी में कोई बदलाव किया जाएगा, ठीक है, तो वो बदलाव ऑटोमेटिकली इंडिया सिंगापुर की टैक्स ट्रीटी में भी आ जाएगा। ये शायद आसियान नेशंस हैं, ठीक है, आसियान के नेशंस हैं, तो इनकी कुछ रणनीति रहती होगी कि अगर हमारे साथ हमारे में एक में भी कोई बदलाव होगा तो दूसरे में भी हो जाएगा। तो शायद इसीलिए जो सेकेंड स्टेटमेंट है वो काइंड ऑफ पहले वाले को
जस्टिफाई कर रहा है, ठीक है, वो बड़ा महीन सा है। आई डोंट नो ये आयोग ने क्यों पूछा, ये सवाल शायद नहीं पूछना चाहिए था। रीज़न उसका ये है कि इतना डेप्थ में बच्चा नहीं पढ़ता है, ठीक है, इतना डेप्थ में कि आप अगर किसी ट्रीटी, वो भी ऐसे नहीं मिल रहा था, ठीक है, मतलब आप नॉर्मल डॉक्यूमेंट किसी कोचिंग का पढ़ लीजिए या मिनिस्ट्री ऑफ एक्सटर्नल अफेयर्स की वेबसाइट पर पढ़ लीजिए, तो ये पॉइंट वहाँ भी नहीं मिलेगा। ये कहीं ना कहीं जब मैंने इनके ड्राफ्ट को पढ़ा है ना, मॉरिशियस और सिंगापुर के, तो उसके अंदर ये दिया हुआ था कि अगर एक में जो लागू किया गया, तो अमेंडमेंट अगर हुआ, अमेंडमेंट किसमें हुआ, मॉरिशियस वाले में, मॉरिशियस वाले में अगर अमेंडमेंट किया गया तो वो अमेंडमेंट जो है 2016 में किया गया और 2017 में अप्रैल में ऑटोमेटिकली सिंगापुर में वो लागू हो गया। और सिंगापुर में जब लागू हुआ तो उससे इंडिया के अंदर इन्वेस्ट करने के लिए इनको बहुत सारा एज मिला, और उसके बाद से वो फिर 2017-18 में मॉरिशियस हमारा सबसे बड़ा एफडीआई का सोर्स था, और उसके बाद से 2018-19 ऑनवर्ड्स सिंगापुर हमारा सबसे बड़ा एफडीआई का सोर्स बन गया। तो कहीं ना कहीं वो था उसके अंदर, और जनरली बच्चे ये चीज़ चूंकि नहीं पढ़ते हैं तो मुझे लगता है कि अवॉइड करना चाहिए था इतना डेप्थ में टेक्निकलिटी वाला चीज़, कि भाई दूसरी कंट्री के साथ हमको साइन कर रहे हैं और उसका इम्पैक्ट पहली वाली पे पड़ जाए। रिवर के डायरेक्शन की बात कर लेते हैं यहाँ पर हम लोग, और रिवर के अगर डायरेक्शन की बात करते हैं तो जस्ट अ सेकेंड, ये तीसरा क्वेश्चन आपका रिवर डायरेक्शन। रिवर डायरेक्शन में देखिए बहुत सारे सवाल उठे, लेकिन इसमें जो मेकॉन्ग इन्होंने दिया है वो साउथ वेस्ट दिया हुआ है, जबकि वो नदी ऐसे ऐसे करके बहती है। तो अगर ये साउथ दिशा हो गई, ये ईस्ट दिशा हो गई, तो ये साउथ ईस्ट हो गई, ठीक है। तो जनरली ये जो दिशा है ये साउथ वेस्ट में नहीं है। कुछ कुछ जगह भले, अब जैसे ये टर्न हो गया तो यहाँ ये टर्न को हल्का सा आप साउथ वेस्ट भले कंसिडर कर लें, लेकिन ओवरऑल ट्रैजेक्टरी जो है, ओवरऑल जो कोर्स है रिवर का, वो देखा जाता है तो वो साउथ ईस्ट की तरफ है, इसलिए शायद इन्होंने ये आंसर दिया है। और मैं देखिए दोस्तों, मैं आप ही के बीच का एक साथी हूँ, तो मैं ये नहीं कह रहा हूँ कि इसके आंसर्स बदले नहीं जा सकते, मैं सिर्फ ये कह रहा हूँ कि आयोग बड़ा मुश्किल है कि इनमें कोई भी चेंज करेगा। रीज़न उसका क्या है, क्योंकि ऑलरेडी उसके पास एक सब्सटेंशियल प्रूफ है। जैसे अंगारा पे बहुत सारे बच्चे डिस्कस कर रहे थे, अंगारा पहले नॉर्थ में जाती है और फिर उसके बाद वेस्ट में चली जाती है, ठीक है। तो नॉर्थ उन्होंने दिया था ऑप्शन, तो इसलिए शायद अंगारा भी चेंज नहीं होगा, जैसे बच्चे डिस्कस कर रहे थे। फिर अमूर वाले पे भी कुछ लोग डिस्कस कर रहे थे। मुझे लगता है कि ये सारी चीज़ें कहीं ना कहीं से आप जब नेट पर देखिएगा तो कुछ हद तक क्लियर होगा कि इनमें मुझे नहीं लगता है कि आयोग चेंज करने वाला है कुछ भी। हम अपनी तरफ से एफर्ट मार सकते हैं भाई, कि अगर हमें कुछ क्रेडिबल मिल जाता है, अदरवाइज थोड़े चांसेस कम हैं। इकोनॉमिक ग्रोथ वाले पे अब डिस्कस कर लेते हैं। इकोनॉमिक ग्रोथ पे भी बहुत सारा इशू चल रहा था कि इंडिया अंडर डेवलप्ड है कि नहीं है। अब अंडर डेवलप्ड जो है इकॉनमी, वो देखिए दो तरीके की होती है ना इकॉनमी, या तो डेवलप्ड बोल दीजिए या अंडर डेवलप्ड बोल दीजिए। अब अंडर डेवलप्ड के अंदर भी क्या है, डेवलपिंग आ जाएगी, लीस्ट डेवलप्ड आ जाएंगी, यानी कि जिनको LDCs बोलते हैं, और भी तरीके की अगर आनी होंगी तो आ जाएंगी, लेकिन हमारा कंसर्न यहाँ पर फिलहाल अंडर डेवलप्ड से है, ठीक है। अब चीज़ क्या है ना कि ये कैटेगराइजेशन चूंकि नहीं दिया गया है, लेकिन मतलब ऐसा कुछ नहीं कि डेवलप्ड एंड अंडर डेवलप्ड का कोई कैटेगराइजेशन है और वो अंडर डेवलप्ड के अंदर भी डेवलपिंग आती है, ऐसा नहीं है। लेकिन एक जो जेनरिक अंडरस्टैंडिंग है यहाँ पर कि जो अंडर डेवलप्ड कंट्रीज हैं, यानी कि वो जो डेवलप्ड नहीं है, तो उसका एक फीचर होता है, अंडर डेवलप्ड का एक फीचर होता है। वो फीचर क्या होता है, जैसे कि वहाँ पर लो इनकम होती है लोगों की, ठीक है, एग्रीकल्चर जो है उसका प्रीडोमिनेंस होता है ऐसी इकोनॉमीज़ में, ठीक है। उसके बाद पॉपुलेशन की जो ग्रोथ है वो बहुत ज़्यादा हो रही होती है, बहुत तेज़ी से ऊपर बढ़ रहा होता है, डिपेंडेंसी रेशियो भी हाई होता है इन कंट्रीज़ के अंदर, तो डिपेंडेंसी रेशियोज बहुत बढ़ गया। पॉवर्टी जो है वो लार्ज स्केल पॉवर्टी या मास पॉवर्टी आप बोल सकते हैं, तो इंडिया में अभी ये भी नहीं हटी है पूरी तरीके से। अनएम्प्लॉयमेंट भी एक साइजेबल हाई लेवल पे होता है, इंडिया में ठीक ठाक लेवल पे रहा है, अभी धीरे धीरे कल्टेल किया जा रहा है। इनइक्वालिटी होती है ठीक ठाक, तो ऑक्सफैम की रिपोर्ट्स में हम हमेशा ही पीछे के उसमें ही रहते हैं कि इनकम इनइक्वालिटी या बाकी तरीके की इनइक्वालिटीज़ बहुत ज़्यादा हैं। फिर कैपिटल नहीं होता है। ह्यूमन डेवलपमेंट जिसकी हम लोग बात करते हैं, ह्यूमन डेवलपमेंट जो स्किल डेवलपमेंट है आज की डेट में हम ट्राई कर रहे हैं, तो उसमें भी अराउंड जो है हम बहुत अच्छा परफॉर्म नहीं कर रहे हैं, क्योंकि डेवलप्ड ह्यूमन कैपिटल जो है वो इंडिया के अंदर अभी भी नहीं है बहुत ज़्यादा। तो ये सारे फीचर जो है अंडर डेवलप्ड के, जो अंडर डेवलप्ड के फीचर्स हैं, ये सारे के सारे इंडिया चूंकि फुलफिल कर रहा है, इसलिए शायद इन्होंने इंडिया को एक अंडर डेवलप्ड इकोनॉमी घोषित किया, यहाँ पे स्टेटमेंट में दिया और उसको सही भी मान लिया, ठीक है। तो ये भी मेरे बहुत सारे स्टूडेंट्स जो हैं वो गलत करके आए हैं स्टेटमेंट, उनको भी नहीं समझ में आ रहा था। अब बात यही है कि भाई इसमें स्टैंड क्या लिया जाए। देखिए आप अगर जेनरिक एक फंडामेंटल जो कैरेक्टरिस्टिक है किसी चीज़ का कि अंडर डेवलप्ड इकोनॉमी होती कैसी है, तो इंडिया वो मूलभूत जो बेसिक वीकनेसेस हैं फॉर बिकमिंग अंडर डेवलप्ड इकोनॉमी वो तो फुलफिल कर ही रहा है।
और उसी कॉन्टेक्स्ट में मुझे लग रहा है कि इन्होंने अंडर डेवलप्ड मान लिया है। अब क्या सोच के माने हैं वो तो मतलब आइडिया नहीं है, लेकिन जो प्रतीत होता है वो ऐसा ही लग रहा है यहाँ पर। फिर एक क्वेश्चन है अर्ली नेशनलिस्ट वाला। तो अर्ली नेशनलिस्ट वाले में भी जो हम लोग डिबेट कर रहे हैं, तो मुझे लगता है कि ये ठीक है, मतलब कि इसमें भी बहुत ज़्यादा कुछ कर नहीं सकते। वो सेटिस्फाई ऊपर जो कर रहा है कि अन ब्रिटिश रूल है, तो अन ब्रिटिश रूल वाला आप इस तरीके से ही देखिए कि भाई ठीक है, उनको जो प्रीडोमिनेंस और बाकी चीज़ों की उन्होंने बात की कि भाई ब्रिटिशर्स आए थे तो वाइट मैंस बर्डन की तरीके से आए थे और हमको सुधारने के लिए आए थे, ठीक है, और सुधारने के लिए आए थे, तो उसमें वो विश्वास करते थे अर्ली नेशनलिस्ट। और तभी उन्होंने बोला कि जो अन ब्रिटिश रूल है, अन ब्रिटिश रूल जो है उसमें जैसे कि पॉवर्टी एंड अन ब्रिटिश रूल, तो किताब ही लिख दी थी दादा भाई नौरोजी ने, पॉवर्टी एंड अन ब्रिटिश रूल, ठीक है। दादा भाई नौरोजी ने 1860s में लिखा था ये किताब, 1866 और समथिंग 1867 में शायद पब्लिश की थी। तो अब ये चीज़ जो है, तो चूंकि अर्ली नेशनलिस्ट सिर्फ उनको अन ब्रिटिश रूल के लिए क्रिटिसाइज करते थे कि हमको जो है हमारा कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट करने का पावर दिया जाए, या हम वॉइसरॉय की एग्जीक्यूटिव काउंसिल में जाके बड़ा रोल निभा सके, बजट पर डिस्कस कर सकें, तो चूंकि उनका रूल जो था वो अन ब्रिटिश था, यानी कि ब्रिटिशर्स डेमोक्रेटिक वैल्यूज में विश्वास करते थे, लेकिन इंडियंस को नहीं दे रहे थे वो वैल्यू, ठीक है, इंडियंस को वो पावर नहीं दे रहे थे, इसलिए क्रिटिसाइज किया जा रहा था, इसीलिए शायद वो ये मान रहे थे। तो मेरे हिसाब से इसको जो है कहा नहीं जा सकता कि एग्जैक्टली क्या होगा इसमें आंसर, बट एट द सेम टाइम आयोग इसको मानेगा नहीं, मुझे ऐसा लग रहा है। आप लोग बिल्कुल प्रयास करिए, अगर कोई संभावना बन सके, कोई क्रेडिबल मिलता है आपको, तो आप इसको सबमिट करिए वहाँ पर। इसके साथ कॉटन वाले में भी एक स्टूडेंट मेरे को बोला कि कॉटन में जो है वो एक इशू ये है कि 50 to 75 दे दिया उन्होंने सेंटीमीटर्स में, ठीक है, 50 to 75 सेंटीमीटर्स जो है, और जनरली होता क्या 50 to 100 होता है। तो मैं यही कहना चाहूँगा कि अगर 50 to 75 में वो ओनली लिख देते, ठीक है, कि इसको कितनी रेनफॉल चाहिए, 50 to 75 सेंटीमीटर ओनली, जैसा कि यूपीएससी के पेपर में जब प्रीलिम्स होता है तो उसमें ओनली शब्द पे बहुत ध्यान दिया जाता है, तो अगर ओनली लिख देते तो ये स्टेटमेंट गलत हो जाता, ठीक है, क्योंकि इसकी रेंज जो है 50 to 100 है, और 50 to 105 कर देते तो भी ये गलत हो जाता। लेकिन अब चूंकि उन्होंने ओनली वर्ड नहीं लगाया यहाँ पर और 50 to 75 सिर्फ लिखा हुआ है, तो उसका मतलब क्या है, 50 to 75 का मतलब कि अगर कुछ और भी इसके बाहर की रेंज है ऊपर नीचे, तो वो भी थोड़ी कंसीडर कर ली जाएगी। अगर यही चीज़ 20 to 50 कर देते तो गलत हो जाता, लेकिन 50 to 75 इज अंडर 50 to 100, ठीक है, 50 to 100, तो इसलिए जो है ये सबसेट वाला इन्होंने प्रिंसिपल लगाया हुआ है यहाँ पर, और उसकी वजह से ही यहाँ पर ये चीज़ें बदली हैं, ठीक है। तो मेरे ओपिनियन में ये चीज़ है कि मुझे लगता नहीं है कि क्वेश्चन चेंज किए जाएंगे। अगर कोई भी संभावना बनती है तो इट इज़ गुड फॉर यू, अगर आपका कोई सवाल सही हो जाए और उसकी वजह से आपको फर्दर लिखने को मिल जाता है पेपर। और विद दैट आई विल विश यू लक कि भाई आप जो है मेहनत करते रहिए, वर्क हार्ड से ही कुछ होना है जीवन में, कंसिस्टेंसी बना के रखिए उस वर्क हार्ड के साथ, तो रिजल्ट्स आपको मिल जाएंगे, ठीक है। बी एस जिद्दी विद्यार्थी फॉर योर ड्रीम्स। लास्टली कट ऑफ की अगर मैं बात कर लूँ तो कट ऑफ तो देखिए बहुत सारा वीडियो, मतलब 40-50 वीडियोज़ तो आ ही रखे हैं यूट्यूब पर, तो बहुत ज़्यादा कहने का मतलब नहीं है। मोर और लेस यही है कि 75 जो है 75 प्लस में जो लोग हैं उनका जा सकता है, ये भी तब जब 900 प्लस वैकेंसी हैं, ठीक है। बहुत सिंपल सा फंडा है, अगर वो 200 पे ही रुक जाते हैं, 220 वाली वैकेंसी पे, और नहीं बढ़ाते हैं, क्योंकि अभी तक ऑफिशियली तो देखिए नहीं बढ़ाई गई है, ठीक है। हम सिर्फ कयास लगा सकते हैं कि भाई यहाँ चीफ सेक्रेटरी के आगे चीज़ें बोली गई हैं कि 915 वैकेंसीज होंगी, या अधियाचन दिया गया है बहुत सारी जगह से, लेकिन एट द सेम टाइम वैकेंसी यही है। तो अगर 220 ही रहने वाली है तो आप मान के चलिए ये ऊपर जाएगा कट ऑफ, और काफ़ी ऊपर जाएगा। बट जो संभावना अच्छी वाली है कि ज़्यादा से ज़्यादा बच्चों को मेंस लिखने को मिलेगा 900 के ऊपर, तो वो यहाँ पर आपको कट ऑफ को नीचे ले जाएगा 75। और उस सूरत में ये अनरिजर्व्ड के बारे में मैं बात कर रहा हूँ, तो उस सूरत में क्या होगा कि बाकी के जो कैटेगरीज हैं, जैसे कि आप SC ST की बात करते हैं, तो हम लोग उसमें अगर SC में जाते हैं तो वो भी जनरली फिर 70 क्वेश्चंस तक जा सकता है नीचे, ठीक है। और मुझे लगता है कि जो भी इस रेंज में है उनको मेहनत करनी चाहिए और आगे पढ़ाई करते रहना चाहिए। अब हो गया पेपर जो होना था, आप अपनी जो भी इश्यूज़ हैं उनको दर्ज कराइए आयोग के बीच में, और उसके साथ फिर आगे बढ़िए और अपनी तैयारी कंटिन्यू रखिए, क्योंकि 2025 भी अब बहुत दूर नहीं है, ठीक है। तो इसके साथ ही जय हिंद आप सभी को और ऑल दी बेस्ट। चलिए टेक केयर।